Okay. So in today class, we will discuss about the Zener diode. Zener diode. Zener diode. बेसिकली सबसे पहली बात आती है कि Zener डायोड का सिंबल क्या है ना। एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। तो हालांकि हमने इस चीज को सिलेबस के अंदर भी पढ़ा था। तो द सिंबल इज कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि दिस साइड इज पी साइड and this side is N side. This is P and this is N. Okay, beta. This is the symbol of the Zener diode. Now symbol के बाद आती है बात इसके कंस्ट्रक्शन। ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है बेटा कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर जो हम लेते हैं और इधर बेटा जो हम N टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। बेसिकली ये जो P और N लिया जाता है इसके अंदर बेटा हाईली डोप्ड लिया जाता है। P और N प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P प्लस और N प्लस, दिस प्लस रिप्रेजेंट हाईली डोप्ड। मतलब समझाता हूं अभी, रुको। डॉट पी टाइप को आपको अच्छे से पता है बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव आयन विद होल्स, नेगेटिव आयन विद होल्स। और जब डिप्लेशन लेयर बनती है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं और यहां पर बेटा आयंस बच जाते हैं, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, positive ion with electron, positive ion with electron, and this is the width of the depletion layer. और यहाँ पर एक potential difference भी सेटअप होता है। This is the potential difference, that is the we can say that barrier voltage V। और यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट होती है। This is the electric field EB। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होगी बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगी। मेनली आपका जो नॉर्मल डायोड है और जेनर डायोड में है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस तो बेटा यही है कि आपकी यहाँ पर जो डोपिंग कंसंट्रेशन ली जाती है वो हाई ली जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। क्लियर बेटा। तो आप लिख सकते हो स्टार बना के, इन केस ऑफ जेनर डायोड, Zener diode जो डोपिंग आपकी होती है is very high compared to normal diode। नॉर्मल डायोड, अगर मैं नॉर्मल डायोड की करूं तो लगभग बेटा 10⁻⁶ सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी एटम डाला जाता है। लेकिन अगर मैं जेनर डायोड की बात करूं तो लगभग 10⁸ सिलिकॉन के अंदर लगभग बेटा आपका क्या, सॉरी 10⁴ सिलिकॉन के अंदर एक इम्प्योरिटी एटम डाला जाता है। तो अगर डोपिंग देखें तो बेटा वहां तो 10⁶ सिलिकॉन के अंदर एक इम्प्योरिटी डाल रहा हूँ या 10⁴ सिलिकॉन के अंदर एक इम्प्योरिटी डाल रहा हूँ। तो इम्प्योरिटी ज्यादा किसमें हो गई, आपकी जेनर डायोड के अंदर इम्प्योरिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो मेनली आपका सबसे बड़ा जो कारण बनता है बेटा इसकी जो वर्किंग में जो डिफरेंस आता है वो इस डोपिंग की वजह से आता है। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज को डालना। तो जेनर डायोड में जो डोपिंग होती है वो बेटा हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा। ये कोई फिक्स नहीं है कि 10⁴ में ही, 10⁵ भी किसी बुक में मिल जाएगा, 10⁻³ भी मिल जाएगा। लेकिन एक डाटा को कंपेयर करो कि जेनर डायोड में डोपिंग जो होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। क्लियर बेटा। बताओ सबसे बड़ा डिफरेंस पता लग गया आपको नॉर्मल और उसमें बेटा। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर।
अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो आता है बेटा इसकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क करता है, फॉरवर्ड बाइस में किस तरीके से काम करेगा, रिवर्स बाइस में किस तरीके से काम करेगा, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक करवाएगी, उन सारे मुद्दों पर बेटा हमें काम करना है। तो लेट्स स्टडी, उसको देखते हैं बेटा। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक आपने, बताओ प्लीज। यस सर। ओके, नाउ अगर इसकी वर्किंग की बात करूं बेटा मैं, और वर्किंग भी बेटा मैं पहले इन फॉरवर्ड बाइस देख लूं, क्योंकि रिवर्स बाइस में पूरा चर्चा करेंगे इसके बारे में। इन फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर लो तो बेटा आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये आपका P प्लस हो गया, ये आपका N प्लस हो गया, दिस इज P प्लस, दिस इज N प्लस। P प्लस को आपने अभी अभी रिप्रेजेंट करवाना सिखाया बेटा मैंने, नेगेटिव आयन विद होल्स, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन्स, N प्लस को। और ये आपने बेटा किस तरीके से इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस में बेसिकली क्या होगा बेटा, आपका P जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे रहेगा एज कंपेयर टू N। तो पहली बात कि P प्लस इज एट हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू N प्लस। पहला मुद्दा यही आता है कि P प्लस जो होगा बेटा वो आपका हाई पोटेंशियल पे रहेगा एज कंपेयर टू N प्लस। ये आपकी एक डिप्लेशन लेयर थी बेटा, और ये इसकी डिप्लेशन लेयर के अंदर बेटा बैरियर फील्ड था ये भी। तो अगर मैं बात करूं बेटा फॉरवर्ड बाइस की, तो आपने इधर तो लगा दिया हाई पोटेंशियल और इधर लगा दिया क्या बेटा, लो पोटेंशियल। तो एक एक्सटर्नल फील्ड भी आपकी पैदा हो गई हाई से लो, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड। अगर बेटा हम देखें कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये बैरियर फील्ड से क्या है बेटा, आपकी अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि जो नेट फील्ड जो आएगी, नेट फील्ड, ई नेट फील्ड इन द बैरियर इज क्या रहेगा बेटा, बताओ। नेट फील्ड इज ई नेट इज इक्वल टू बैरियर फील्ड में से बेटा एक्सटर्नल फील्ड आपकी क्या होगी, घटेगी। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड बात पता लगा। अब देखिएगा बेटा, जैसे जैसे आप ये एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे ई एक्सटर्नल बढ़ेगा, और जैसे जैसे ई एक्सटर्नल बढ़ेगा आपकी बैरियर के अंदर फील्ड जो है बेटा वो घटती चली जाएगी। और बैरियर की फील्ड घटना मतलब बैरियर का वीक होना। बैरियर क्या कर रहा था बेटा, बैरियर का काम था कि वो होल और इलेक्ट्रॉन को आपस में क्रॉस नहीं होने दे रहा था। एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड में रोक के रखे था, पी साइड के होल्स को पी साइड में रोक रखा था, वो उनको क्रॉस नहीं होने दे रहा था बैरियर। लेकिन जैसे जैसे आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे ई एक्सटर्नल बढ़ा, और वैसे वैसे नेट फील्ड आपकी घटी। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके बैरियर को क्रॉस करने लग जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, जो N प्लस में प्रेजेंट है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो क्या होगा, अगर देखें, ये मेरा पहली पॉइंट लिखवाया मैंने, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया। अब तीसरा पॉइंट की तरफ देख तो मूव करते हैं बेटा। एज वी इंक्रीज V, जैसे जैसे मैं V को इंक्रीज करूंगा आपके बेटा E एक्सटर्नल जो होगा इज आल्सो इंक्रीज। पोटेंशियल, किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो एज वी इंक्रीज V,
E external also increases. Due to this, as a result, E net क्या होगा बेटा? E net बताना जल्दी से। जो EB माइनस E एक्सटर्नल है इज डिक्रीज। क्या करेगा बेटा? घटेगा। वो वैल्यू जो है उसकी आपकी घट जाएगी। अगर नेट फील्ड आपकी बैरियर में घट गई ड्यू टू दिस some we can say that majority charge carrier, energetic majority charge carrier, बैरियर बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कम हो गया। कम होने की वजह से जो एनर्जेटिक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो बैरियर को क्रॉस कर पाए। ड्यू टू दिस सम एनर्जेटिक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर start crossing the barrier. As a result, forward current start flow from, बताना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एन से पी मूव कर रहे हैं तो करंट की दिशा बेटा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है, तो आपका करंट किधर से किधर मूव करने लग गया बेटा? P to N. Due to this, a forward current start flow from P plus to N plus. बैरियर अभी पूरा घटा नहीं है, अभी बैरियर थोड़ा वीक हुआ है। उस वीक होने के कारण कुछ एनर्जेटिक चार्ज कैरियर थे वो बैरियर को क्रॉस करने लगे। नाउ नंबर 4, at a particular value of V, E external is equal to the E barrier. अब V की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं और एक ऐसा समय आएगा कि ये E एक्सटर्नल आपकी बैरियर वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। एट दैट पॉइंट या एट दैट कंडीशन E net becomes 0. नेट फील्ड इनसाइड द बैरियर कितनी हो जाएगी बेटा? 0, क्योंकि एक्सटर्नल और बैरियर फील्ड बराबर हो चुकी हैं। और नेट फील्ड 0 होने का मतलब हम कह सकते हैं कि बैरियर आपका बिल्कुल हट गया। और वी कैन से दैट बैरियर इज completely removed. As a result, इसका परिणाम क्या होगा बेटा? As a result, a large forward current start flow. As a result, a large forward current start flow. और इसका परिणाम ये निकलेगा कि एक लार्ज करंट बेटा फ्लो, क्योंकि बैरियर आपका टूट चुका है तो एक लार्ज करंट क्या होगा बेटा? फ्लो करने लग जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग। अब मैं इसको एक बार डायग्राम से समझाऊंगा आपको, फिर मैं और आगे लेके चलता हूँ। बेटा प्लीज इस चीज को नोट कीजिएगा। हाँ जी बेटा, नोट हो गया? यस सर। ओके, सो अगर ये नोट हो गया तो सुनो बेटा, अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करूं करंट और वोल्टेज की, तो दिस इज माय करंट और बेसिकली दिस इज फॉरवर्ड करंट, जिसकी दिशा P प्लस से किधर है बेटा? N प्लस है। लगभग बेटा मिली एम्पियर्स में ही रहेगा ये करंट। एंड दिस इज द वोल्टेज, और कौन सी वोल्टेज बेटा? फॉरवर्ड वोल्टेज जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो। देखा, स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट धीरे धीरे आपका इंक्रीज हुआ, क्योंकि बैरियर आपका टूटा नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब बैरियर पूरी तरह टूट जाएगा और एक लार्ज करंट बेटा क्या करेगा? फ्लो करेगा। ये जो वैल्यू होती है
इस वैल्यू को बेटा मैं नी वोल्टेज कहता हूं। दिस इज द नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज के ऊपर बैरियर बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुका है बेटा, खत्म हो चुका है। अगर बात करूं फॉर सिलिकॉन, तो दिस वेन्यू इज 0.7, for germanium this nu is 0.3, and for ideal diode this Vnu is 0. So this is the forward bias characteristic curve. अगर बेटा मैंने कहूं कि ये जो करंट है, ये जो स्मॉल करंट है, ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, तो आप कहोगे एनर्जेटिक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, ऐसी बातें बेटा आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज कर रहा हूं। जो एनर्जेटिक चार्ज कैरियर्स थे, जो बैरियर के बिना टूटे उसको क्रॉस कर गए, क्रॉस तो तभी करेंगे उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जेटिक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये कर्व। और अच्छी बात ये आती है बेटा कि फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व जैसी कि फॉरवर्ड जो नॉर्मल डायोड की होती है, वैसी की वैसी बेटा जीनर डायोड की होती है। तो द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द जीनर डायोड। कोई भी फर्क नहीं होता बेटा, दोनों समान होती हैं, एक जैसी वर्किंग होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर द फॉरवर्ड characteristic curve of a Zener diode is exactly same as the forward characteristic of curve of normal diode। बिल्कुल सेम बेटा, डिटो सेम रहती है आपकी फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो फॉरवर्ड में किसी प्रकार का कोई भी बेटा उसमें क्या नहीं आता, बदलाव नहीं आता। इसीलिए बेटा जिनर को अक्सर हम रिवर्स में ही यूज करते दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि बेटा फॉरवर्ड में ही अगर यूज करना है तो आप नॉर्मल डायोड को ही यूज कर लो, क्योंकि जिनर डायोड थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। कॉस्टली क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें डोपिंग आपकी ज्यादा होती है, इसलिए ये कॉस्टिंग होता है। तो थोड़ा सा अगर कॉस्टली होता है और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सेम है, तो बेटा अगर आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज करनी है तो आप जीनर की जगह क्या यूज कर लो, आपका नॉर्मल ही कर लो। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा इस चीज को? तो ये चीज आप प्लीज इसको समझिएगा बेटा। क्लियर? बताओ बेटा फॉरवर्ड वर्किंग आपको क्लियर है बेटा? बताओ। अब मैं रिवर्स पे चलूं? हाँ जी बेटा। Yes, sir. नाउ ये वर्किंग थी फॉरवर्ड बाइसिंग। अब आ जाओ बेटा इन रिवर्स बाइसिंग। इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में थोड़ा सा खेल देखते हैं बेटा क्या है इसका। ये आपका इस तरीके से बेटा एक समीकरण सा बना है। दिस इज P plus, this is N plus, and we can say that P को हम दिखाते हैं बेटा नेगेटिव आयन विद नेगेटिव आयन विद होल्स, और N को दिखाते हैं पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नियर द डिप्लेशन रीजन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और इससे आपकी डिप्लेशन लेयर बन जाती है। दिस इज आवर बैरियर फील्ड EP। और रिवर्स बाइस के केस के अंदर बेटा पहला पॉइंट यही बनता है कि आपका जो P होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है,
एज कंपेयर टू n। समझते हैं बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट कि P प्लस इज एट लो पोटेंशियल एज कंपेयर टू n प्लस। ओके, तो अगर बेटा यहां से मैं फील्ड देखूं तो आपके जो फील्ड है बेटा, ये पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट आपका बेटा किस पर है, लो पोटेंशियल पे है। तो आपकी एक्सटर्नल फील्ड बेटा इधर होगी। तो दूसरा पॉइंट मेरा यही बना बेटा कि जो नेट फील्ड इनसाइड द बैरियर है वो आपकी क्या बनेगी बेटा, EB प्लस E एक्सटर्नल। क्योंकि दोनों फील्ड्स की दिशा बेटा क्या है, एक दूसरे के सेम है बेटा, इसीलिए बेटा जस्ट क्या बन जाएगी, EP प्लस E एक्सटर्नल। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। यस सर। ओके, अब बेटा थोड़ा थोड़ा हम इसमें जो है कंपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट और बता देता हूं बेटा, एज एक छोटा सा स्टार बना के एक बात लिखवाता हूं मैं आपको पहले। बेटा एक छोटा सा मुद्दा है कि अगर आपकी डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लेशन लेयर का साइज छोटा होता है। क्या बेटा यहां लिख सकता हूं मैं? ये शायद मैंने बेटा सेमीकंडक्टर में आपको एक डेरिवेशन के अंदर भी बताई थी, ये बात को मैंने प्रूव किया था बेटा, याद है आपको? सेमीकंडक्टर फिजिक्स मैंने अभी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक फॉर्मूले से भी बताया था बेटा कि डोपिंग आपकी विड्थ को कैसे कंट्रोल करती है। बताओ बेटा ये चीज याद थी आपको? हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं, नोट के रूप में लिख सकते हैं हम ये पॉइंट, ताकि इसका यूज कर लेंगे बेटा हम। एज द doping concentration increase, doping concentration increases, size of depletion layer decrease। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था बेटा कि डिप्लेशन लेयर बनी है इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन से। तो अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल के कॉम्बिनेशन से आपकी डिप्लेशन लेयर बनी है, और अगर कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल आपको पास पास मिल जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर छोटी बनेगी। अगर कंसंट्रेशन कम है डोपिंग की तो वो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल दूर दूर मिलेंगे, तो आपकी डिप्लेशन लेयर का साइज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो हम कह सकते हैं कि जो विड्थ है जेनर डायोड में वो आपकी छोटी होती है एज कंपेयर टू विड्थ इन द नॉर्मल डायोड। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई है पॉइंट मेरा? हाँ जी, ये बेटा मैंने आपको मैथमेटिकली भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर प्रूव किया था, आप देखना इस चीज को। और एक बात बेटा, हम जानते हैं V आपका होता है बेटा E इंटू डी, वेद वाला फॉर्मूला बताया था कि द पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। यहां से अगर मैं देखूं बेटा कि E इज इक्वल टू V बाई डी, तो अगर आपकी D मतलब ये जो साइज है D, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अगर कम होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगी बताओ बेटा, ज्यादा होगी। तो जो बैरियर के अंदर जो फील्ड होती है बेटा, वो आपकी जिनर के अंदर ज्यादा होती है बैरियर फील्ड, और आपकी नॉर्मल के अंदर क्या होती है बेटा, कम होती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बैरियर फील्ड इन जिनर डायोड इज बेसिकली ग्रेटर देन बैरियर फील्ड इन बेटा किसमें, बताओ जल्दी से, नॉर्मल डायोड। जो बैरियर फील्ड होती है बेटा वो आपकी जिनर में क्या होती है, ज्यादा होती है। यही बेटा एक दो कारण है कि रिवर्स बाइस के केस के अंदर आपका जो ब्रेकडाउन होगा वो अलग अलग प्रकार का होता है बेटा, नॉर्मल में और जिनर के अंदर। यही एक दो कारण है, क्या, ये विड्थ और ये बैरियर फील्ड, ये दो कारण है मेरा। और ये विड्थ और ये बैरियर फील्ड किसके कारण आए बेटा, ये डोपिंग के कारण आए। मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? ये नोट जो मैंने लिखवाया ये समझ में आया? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज।
बताओ बेटा। यस सर। ओके, सो हमें एक बात पता लग गया कि जो बैरियर फील्ड होगी बेटा वो आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी जिनर के अंदर, क्योंकि फील्ड आपको मैंने बताया डिस्टेंस से आपकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज का बेटा हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करें। अब देखिएगा बेटा थर्ड पॉइंट, एज वी इंक्रीज वी क्या है बेटा, रिवर्स वोल्टेज। जैसे ही मैं रिवर्स वोल्टेज को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, क्या होता है बताना जल्दी से बेटा। ई एक्सटर्नल क्या होगा, इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट ई नेट बेटा आपका क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज। मेरी बात समझे बेटा। जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ेगी, और एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ते ही जो नेट फील्ड बैरियर में है वो आपके क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। वो नेट फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, ड्यू टू दिस आपका जो बैरियर है वो बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, बैरियर बिकम मोर स्ट्रॉन्ग and it oppose the flow of majority charge carrier, majority charge carrier। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है n प्लस में, होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बैरियर आपका बढ़ गया तो बेटा इसका मतलब ये अपोज करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो करने। बट मैंने बताया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के अलावा n में कुछ होल होते हैं और p में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कौन से चार्ज कैरियर होते हैं बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अगर मैं देखूं कि आपकी जो नेट फील्ड है बेटा वो आपकी इस दिशा में आ रही है, और आपको एक बात पता है कि जो फोर्स लगता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। अगर चार्ज मेरा बेटा नेगेटिव हो तो क्या हो गया, माइनस ई इंटू ई, मतलब फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से क्या रहेगी बेटा, अपोजिट रहेगी, अगर चार्ज आपका नेगेटिव रहेगा। तो अगर मैं इस माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर देखूं फोर्स, तो वो बेटा देखना इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है, तो इन पर जो फोर्स लग रहा होगा बेटा वो बैरियर की तरफ लग रहा होगा, इन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो बैरियर की तरफ लग रहा होगा। इट मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर फोर्स देख लो बेटा किधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की दिशा से अपोजिट लगता है। तो इन पे तो फील्ड की दिशा से अपोजिट लग रहा है, मतलब ये तो बैरियर को कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो बेटा बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, बिकॉज उन पर फोर्स बैरियर की तरफ लग रहा है, डिप्लेशन लेयर की तरफ लग रहा है। इसी कारण से बेटा एक स्मॉल करंट आपका फ्लो करने लग जाएगा। क्यों स्मॉल क्यों किया बेटा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या क्या है आपकी, कम है। और इस करंट की दिशा क्या होगी अगर देखा जाए तो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आपके देखो P प्लस से N प्लस जा रहे हैं तो इस करंट की दिशा किधर होगी बेटा, N प्लस से P प्लस होगी। तो ये मैंने यही बात कही कि एज वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज E external increase, as a result E net further increase, due to this barrier become more strong and it oppose the flow of majority charge carrier, but it support the flow of minority charge carrier। या ये कह सकते हो
minority charge carrier start moving towards the depletion layer. बताओ बेटा, यहां तक लिख लिया तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा आगे की बात. हाँ जी बेटा बताओ प्लीज. हो गया सर. ओके, या हम लिख सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द डिप्लेशन लेयर. As a result, a small current, a small reverse current start flow from, बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन P प्लस से N प्लस में जा रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो करंट की दिशा होगी वो किधर होगी? फ्रॉम N टू P. एक स्मॉल करंट बेटा N टू P फ्लो करने लग गया. बताओ बेटा, क्या आपको ये कहानी समझ में आई? हाँ जी बताओ बेटा, प्लीज बताओ. यस सर. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग अब आपकी अराइज होगी कि अगर आपकी रिवर्स वोल्टेज को मैं फर्दर इंक्रीज कर देता हूं तो आपकी क्या कंडीशन पड़ेगी. अब देखना बेटा, फोर्थ पॉइंट, as we further increase reverse bias voltage क्या होगा बेटा? रिवर्स बाइस वोल्टेज फर्दर इंक्रीज कर दोगे तो ई नेट फर्दर इंक्रीज ड्यू टू दिस जीनर ब्रेकडाउन टेक प्लेस. अब वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. ब्रेकडाउन टेक प्लेस. As a result, a large reverse current start flow from N to P. एक लार्ज करंट रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा जिसको हम जीनर ब्रेकडाउन मेनली कहते हैं. और इसके परिणाम क्या निकलेगा बेटा? आपका एक लार्ज करंट क्या करने लग जाएगा? फ्लो करने लग जाएगा. अब देखते हैं, वन सेकेंड. ओके, अब देखिएगा तो कर्व आपकी क्या आएगी. मैं अभी जीनर ब्रेकडाउन के बारे में अभी चर्चा करूंगा आपसे. उससे पहले आप एक बार कर्व को देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ऊपर मैंने करंट बनाया था वो मैंने फॉरवर्ड करंट बनाया था P2N. तो ऑटोमेटिकली जो नीचे करंट आएगा वो किधर आएगा? रिवर्स करंट आएगा N2P. इधर मेरी जो वोल्टेज मैंने ली थी, एक फॉरवर्ड वोल्टेज ली थी, तो इधर जो वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को मैं क्या कहूंगा बेटा? रिवर्स वोल्टेज कहूंगा. तो मैंने कहा कि वोल्टेज को जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूं तो स्टार्टिंग में आपका क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करंट आपका इंक्रीज करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है. उस समय बेटा एक लार्ज करंट आपका N2P फ्लो करता है और इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. ब्रेकडाउन वोल्टेज. अब हमें ये समझना है, अभी हमें कर्व समझ में आ गई. अब हमें ये समझना है कि ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, इस ब्रेकडाउन में क्या होता है अंदर, और उन चीजों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है. बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई मेरी? हाँ जी. अब मैं थोड़ा सा जीनर के बारे में बता दूं बेटा आपको. अच्छे से नोट करो बेटा इसको पहले अच्छे से एक बार प्लीज नोट करो सभी बच्चे.
हो गया सर। अब देखिएगा बेटा, सबसे बढ़िया मैं एक टेबल आपको बना के देता हूं, इस टेबल को आप बनाएं, इसमें एक एक चीज आ जाएगी। दो प्रकार का मैंने ब्रेकडाउन बताया, एक ब्रेकडाउन होता है एवलांचे, एवलांचे ब्रेकडाउन, जो मेनली किसके अंदर होता है बेटा एवलांचे बताना, नॉर्मल डायोड के अंदर रिवर्स बायस के केस में, और जीनर के केस में क्या होता है बेटा जीनर ब्रेकडाउन। एक साइड बना लो जीनर ब्रेकडाउन। अब इनके बीच में डिफरेंस को हम देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है दोनों। एक नॉर्मल डायोड में होता है और एक किसमें होता है बेटा जीनर डायोड के अंदर होता है। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिफरेंस की कि ये किसके अंदर होता है, अकर इन, तो बेटा एवलांचे ब्रेकडाउन तो एक्चुअली दोनों ही डायोड में होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन जीनर डायोड में भी होता है और एवलांचे डायोड आपका नॉर्मल डायोड में भी होता है। तो ये क्या होता है बेटा, इट अकर इन बोथ जीनर डायोड, मैं समझाऊंगा बेटा इसको, जीनर डायोड एज वेल एज क्या बेटा एवलांचे, सॉरी नॉर्मल डायोड एज वेल एज नॉर्मल डायोड। कईयों के भ्रम हो जाता है कि एवलांचे ब्रेकडाउन सिर्फ आपके नॉर्मल डायोड में, नहीं बेटा एवलांचे ब्रेकडाउन जीनर में भी होता है। कैसे मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं, बट जो जीनर ब्रेकडाउन है ये ओनली इट अकर ओनली इन जीनर डायोड। जीनर ब्रेकडाउन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा बेटा जीनर डायोड में होगा, लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो आपका जीनर में भी हो सकता है और किसमें हो सकता है बेटा बताओ जल्दी से आप, आपका नॉर्मल डायोड में भी हो सकता है। कैसे, इस चीज को हम समझते हैं। इसका फिनोमेना क्या है, बेसिक फिनोमेना, दोनों में जो डिफरेंस है उसका जो बेसिक फिनोमेना है वो क्या है, उसके बारे में अगर हम देखें तो देखना बेटा, डेफिनेशन पे चले अगर हम डेफिनेशन पे चलें तो देखना, पहले मैं लिखवाता हूं फिर इसको समझना। द एवलांच breakdown is a phenomena of increasing the electric field या इस तरीके से मत लिखो बेटा, इसको मैं और अच्छे से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से मत लिखो, मैं पहले एक बार बता देता हूँ फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन और अच्छी से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मटेरियल है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आपका पी और एन क्या था बेटा, सेमीकंडक्टर्स। अब ये पी के अंदर क्या था बेटा, पी के अंदर बेसिकली हम क्या बताते हैं, नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा बेटा ध्यान से, जैसे ही मैंने इसको रिवर्स बाइस किया तो बेटा रिवर्स बाइस करते ही ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है बेटा लो पोटेंशियल है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। अब देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अब इस पी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सिमिलरली एन के अंदर बेटा कुछ होल्स भी हैं, लेकिन बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये बेटा इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स को फील करेंगे, और ये फोर्स को जब फील करेंगे बेटा, कोई भी किसी भी चीज पर जब फोर्स लगाते हो तो वो मोशन में चीज आती है,
तो फोर्स फील करेंगे और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और बेटा अगर ये ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया तो उन पर ज्यादा फोर्स फील करेंगे, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ मूव करेंगे और वो बेटा बॉन्ड से स्ट्राइक करने लग जाएंगे। जो ये बॉन्ड है बेटा, ये आपस में सिलिकॉन सिलिकॉन तो जुड़े हुए हैं, ये उस बॉन्ड पे स्ट्राइक करने लग जाएंगे। और बेटा अगर बॉन्ड पर कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, अगर बॉन्ड टूटता है तो वहां से बेटा इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और वहां से होल भी निकलते हैं। जैसे दो बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, एक सिलिकॉन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के साथ बन रहा है। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हुआ बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और ये बीच में देखो होल्स भी क्रिएट हो गए। तो आपके दो इलेक्ट्रॉन और दो होल क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर बेटा इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ही पैदा हुए हैं, तो ये फिर दोबारा फोर्स को फील करेंगे और ये बेटा नेक्स्ट आपके बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करेंगे। और ये प्रोसेस इतना एवलांच होता है, इतना कंटिन्यूअस होता है कि एकदम बेटा सारे बॉन्ड आपके टूट जाएंगे और आपका जो डायोड है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ जरा देखिएगा, क्या हुआ बेटा, एट ए हाई value of reverse bias voltage, minority charge carrier acquire large energy and they start to strike the bonds of the silicon. As a result, bonds start breaking, due to this new hole and electron are formed। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। These newly formed electron and holes further strike to other bonds. As a result, large number of electrons and hole produce. Due to this, large current start flow. This phenomena is called avalanche breakdown. फील करो बेटा इस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, मैं जैसे ही मैं वी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे बेटा ई एक्सटर्नल बढ़ रहा है। ई एक्सटर्नल बढ़ने से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो ज्यादा एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं। ज्यादा एनर्जी कैसे ले रहे हैं बेटा, उन पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो ज्यादा एनर्जी आ गई उनमें, और वो बेटा बॉन्ड्स को स्ट्राइक करने लग गए और बॉन्ड्स को तोड़ने लग गए। बॉन्ड टूटा तो नए इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुए। ये नए इलेक्ट्रॉन होल पैदा बेटा इसी फील्ड के अंदर तो हुए हैं, वो फर्दर और बॉन्ड्स पे टकराएंगे तो और ब्रेकडाउन होगा। ऐसे बेटा ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चला जाएगा और इससे आपके एक लार्ज नंबर ऑफ बेटा करंट चार्ज कैरियर पैदा होंगे और इससे लार्ज करंट पैदा होगा। और इससे होगा क्या, इससे बेटा आपका जो डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज बेटा आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो बेटा बॉन्ड अगर टूटा है तो डायोड ही ब्रेक हुआ है, तो डायोड आपका खराब हो जाएगा बेटा। इसीलिए बेटा ये आपका जो ब्रेकडाउन है वो यूजफुल नहीं होता। इस ब्रेकडाउन के अंदर बेटा आपका डायोड ही खराब हो जाता है। मेरी बात समझ में आई बेटा, ये बात जो मैं कह रहा हूं कि दिस ब्रेकडाउन इज, लिखता हूं बेटा मैं यहां पर, this breakdown
breakdown is permanent. That's why this is not useful. ये ब्रेकडाउन परमानेंट है, ये ब्रेकडाउन बेटा पूरे आपके डायोड को ब्रेक कर देता है, डायोड को तोड़ देता है, इसीलिए बेटा ये ब्रेकडाउन यूजफुल नहीं। बताओ बेटा, डेफिनेशन क्लियर हुई एवलांच ब्रेकडाउन की? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, हो गई क्या? हेलो, यस सर। ओके, अब बेटा डेफिनेशन पे आ जाओ जीनर की। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं जीनर ब्रेकडाउन के बारे में और चर्चा करता हूं और फिर इसको बाइंड अप करता हूं और इसके जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना प्रारंभ करता हूं। तो देखते हैं बेटा, ये तो इधर का तो रहने देते हैं। अब सुनिएगा बेटा, इसमें क्या होता है। जीनर ब्रेकडाउन की तरफ आप लिख सकते हो कि जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है। बेसिकली बेटा, अभी अभी आपने पढ़ा कि जीनर ब्रेकडाउन के अंदर जो बैरियर फील्ड होती है बेटा, ईबी, जो बैरियर बना, दिस ईबी बैरियर फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना बेटा। बैरियर फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? क्योंकि डिप्लेशन लेयर का साइज इसमें छोटा होता है। तो बेटा जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाओगे, आप V को इंक्रीज करोगे, तो आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगी, और एक्सटर्नल फील्ड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा बेटा, आपका बताओ जल्दी से। नेट फील्ड बढ़ेगा। नेट फील्ड जो बताई मैंने, बैरियर प्लस एक्सटर्नल, वो क्या करेगा बेटा? इंक्रीज with increasing V, that is the reverse voltage। इससे क्या होगा? इस V को बढ़ाने से, नेट फील्ड, बैरियर के अंदर फील्ड बढ़ने से क्या होगा, जरा इस चीज को हम देखते हैं। बेटा बताओ, यहां तक नोट कर लिया? मैं नेक्स्ट पेज पे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता हूं। बताओ बेटा, लिख लिया क्या? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, सो अगर बेटा मैं कहूं कि ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर में अभी अभी हमने देखा कि क्या प्रेजेंट थे बेटा? आयंस प्रेजेंट थे। एक साइड नेगेटिव आयन, एक साइड पॉजिटिव आयन, एक साइड नेगेटिव आयन, एक साइड पॉजिटिव आयन। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस वो एटम होते हैं जो न्यूक्लियस होता है। नेगेटिव आयन का मतलब होता है बेटा जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। ये क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। नेगेटिव आयन का मतलब है कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बेटा? n+1 रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, इसलिए इस पे नेगेटिव आयन आ गया। पॉजिटिव आयन का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए बेटा इस पे पॉजिटिव आयन आ गया। तो ये नेगेटिव आयन और ये बेटा इसके अंदर नेट फील्ड। तो आपको पता है बेटा, नेट फील्ड इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स फील करता है बेटा, फील्ड से अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इस आयन को लीव कर देगा, इलेक्ट्रॉन इस आयन को छोड़ देगा, और इस आयन को छोड़ देगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री होके बेटा वो फर्दर दूसरे एटम्स, दूसरे जो आयंस हैं, उन आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होने में हेल्प करेगा। और ऐसे ऐसे बेटा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फ्री हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट लार्ज करंट स्टार्ट फ्लो। क्या होगा अगर देखें पूरा समीकरण, देखें पूरी एक एक बात कहूं। ड्यू टू लार्ज ई नेट,
अब कहोगे सर ये आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकला एवलेंचे में? क्योंकि बेटा वहां पर ई नेट ज्यादा नहीं था, क्योंकि ई नेट क्या होता है आपका? ईबी प्लस ई एक्सटर्नल। तो बेटा वहां पर बैरियर फील्ड स्ट्रोंग नहीं थी। बैरियर फील्ड स्ट्रोंग किसमें है? जिनर के केस में ही है। तो ड्यू टू ई नेट लार्ज क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से? इलेक्ट्रॉन लीव द आयन, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन strike to other electron of ions. As a result, large number of electrons become free. Due to this, large current start flow. This breakdown is called Zener breakdown. इस ब्रेकडाउन को जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। नाउ अच्छी बात सुनिएगा बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ था, लेकिन जब मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा मान लो बंधा हुआ था 10 जूल से और मैंने अप्लाई कर दी 12 जूल, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। लेकिन अगर मैं सही एक्सटर्नल को कम कर दूं, मैं 8 जूल कर दूं, तो बेटा ये न्यूक्लियस दोबारा उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने अंदर। तो दोबारा जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था वो इलेक्ट्रॉन दोबारा बेटा आयन के पास आ गया। तो दोबारा आपका जो ब्रेकडाउन की कंडीशन अचीव हुई थी एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से, वो बेटा अगर वोल्टेज को घटा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन दोबारा आयन के पास चला जाएगा और आपका जो ब्रेकडाउन वाला केस है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये आपका परमानेंट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये आपका टेम्परेरी ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन को अचीव किया जा सकता है एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाकर, और इसको रिमूव किया जा सकता है एक्सटर्नल वोल्टेज को कम करके। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई बताओ बेटा? आप लिख सकते हो, इफ वी डिक्रीज ई नेट, या बेटा ई एक्सटर्नल कर दो क्योंकि ई एक्सटर्नल से ही आपकी ई नेट बढ़ी है। इलेक्ट्रॉन again combine with nucleus अगेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होने लग जाएंगे एंड करंट डिक्रीजेस, और इससे करंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई we can say that Zener breakdown is temporary. That's why this is useful. क्योंकि ये ब्रेकडाउन टेम्परेरी है, जब मैं चाहूं जब कर लूं, जब मैं ना चाहूं जब मैं ना करूं, तो ये आपका एक यूजफुल है। क्लियर? तो ये केस है बेटा, दिस इज मेनली द जीनर डायोड। जीनर डायोड में क्या होगा बेटा, जो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो आयंस हैं, उन आयंस के इलेक्ट्रॉन्स निकल के फ्री होंगे और करंट को बढ़ाएंगे। अगर मैं फील्ड को घटा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन आयन के पास दोबारा चला जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एवलेंचे ब्रेकडाउन क्या हो रहा था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो सिलिकॉन के बॉन्ड को ही तोड़ रहे थे, और एक बार बॉन्ड टूट गया तो दोबारा बॉन्ड बेटा रिकवर नहीं होता। तो वो आपका परमानेंट ब्रेकडाउन था और ये आपका टेम्परेरी ब्रेकडाउन है। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई आपको?
हाँ जी, Yes, sir. क्लियर बेटा? बताओ जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में कोई अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज बेटा मेरे को बता दो। हाँ जी, बताओ बेटा। हाँ जी बताओ प्लीज। चलो, सो अब बेटा एक लास्ट में छोटी छोटी बातें और बताता हूं। ये आपने डेफिनेशन लिख ली थी, इधर मैंने एवलांचे लिखा था, और इधर मेरे को जीनर लिखना है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा छोटी छोटी बातें, प्लीज बताना मेरे को। ब्रेकडाउन, सॉरी, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेचर की कि कौन टेम्परेरी और कौन परमानेंट, तो बताओ बेटा एवलांचे परमानेंट या टेम्परेरी? बेटा एक बार प्लीज इंटरेक्ट करो, इसकी थ्योरी लगभग पूरी हो चुकी है, अब थोड़ा सा इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो बेटा। बताओ एवलांचे ब्रेकडाउन आपका परमानेंट या टेम्परेरी? सर परमानेंट। परमानेंट, परमानेंट। और जीनर ब्रेकडाउन बेटा टेम्परेरी। बेटा आप ये बताओ, अगर मैं यूजफुलनेस की बात करूं, तो एवलांचे ब्रेकडाउन यूजफुल है या नॉट यूजफुल? बताओ बेटा। Not useful, sir. नॉट यूजफुल, एंड दिस इज यूजफुल। चलो और बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डिप्लेशन, या मैं बात करूं प्रोडक्शन का, प्रोड्यूस, एवलांचे ब्रेकडाउन में बेटा क्या इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पैदा होते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं? बताना बेटा। एवलांचे ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पैदा होते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों, यस, इलेक्ट्रॉन एंड होल। क्यों बेटा? क्योंकि बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पैदा होते हैं। जीनर ब्रेकडाउन में जस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, हालांकि बेटा जहां भी वैकेंसी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, आप जर्नली होल्स ही कह देते हो, लेकिन मेनली वहां पर आप इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है, या मेनली किसकी प्रोडक्शन होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है। अब देखो बेटा एक और अच्छी बात बताता हूं, किस वोल्टेज पर होता है? लगभग बेटा जीनर ब्रेकडाउन नियरली 5 वोल्ट पर हो जाता है। 5, नियरली 5 वोल्ट। मैंने कहा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन लगभग आपको जो दिखेगा वो 5 वोल्ट के आसपास होगा। लेकिन जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है बेटा वो क्या होता है? ग्रेटर देन 6। यस, ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 वोल्ट से ऊपर होता है। मतलब अब देखो बेटा, अब आप कहोगे सर किसी डायोड की जीनर वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन 10 है, तो बेटा उसके कोरस्पोंडिंग एवलांचे ब्रेकडाउन हो सकता है 10 से ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज V1 है किसी की, तो ये बेटा V1 से क्या होगी? बताना बेटा, बताओ जल्दी से। ज्यादा। V1 से ज्यादा कैसे दिखाऊं बेटा? मैं लिख देता हूं जस्ट, ग्रेटर देन, कम हो गया सर। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन V1। मेरी बात समझे बेटा? क्योंकि मैंने बताया था कि जीनर डायोड के अंदर क्या होता है, दोनों प्रकार का ब्रेकडाउन होता है। मैं अभी इस चीज को भी क्लियर करूंगा बेटा। देखो मैं बताता हूं पहले आपको, पहले आप लिखवा लो, फिर मैं 1 मिनट में बताता हूँ इस चीज को। चलो ये चीज भी समझ में आए। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो जीनर ब्रेकडाउन पहले हो जाता है। क्यों बेटा? ध्यान से सुनो कि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच था वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूजली बाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लूजली बाउंड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आयन से इजिली रिमूव हो जाता है, तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से
जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाती है। तो लिख सकते हैं बेटा, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बता, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, breakdown voltage decreases. Why? Because electron and nucleus interaction become weak. मेरी बात समझ में आई बेटा मैं क्या कह रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ाने से जो आयन का जो इलेक्ट्रॉन था, जो न्यूक्लियस के साथ अटैच था, वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो वो इजीली बेटा बाहर आ जाता है। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई मेरी बात? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, बट अगर बात करूं मैं एवलांचे ब्रेकडाउन, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है उसकी रैंडमनेस बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो रैंडमनेस बढ़ने से बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टिवली बॉन्ड के ऊपर टकराता नहीं है, और इससे बेटा आपकी एवलांचे ब्रेकडाउन आपको और ज्यादा करनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने में। मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दिया था बेटा कि ये एक पेड़ है, और इस पेड़ पे मान लो आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो अगर आप एक जगह कुल्हाड़ी मारो तो बेटा पेड़ टूटेगा, लेकिन एक बार ऊपर मारो, एक बार नीचे मारो, एक बार ऊपर मारो, एक बार नीचे मारो, तो पेड़ का टूटने के चांस कम हो जाएंगे। अब की बार आपको जो कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी वो तेज मारनी पड़ेगी, ताकि एक बार में ही बॉन्ड टूट जाए। मतलब एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ जाती है। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अगर मान लो कोई आदमी है, उसको तवे पर बैठा दिया जाए, तो तवे पर बैठाओगे तो बेटा वो ऐसे तो नहीं आराम से बैठा रहेगा, कूद देगा। मतलब उसकी रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो जो हथौड़ा है बेटा वो एक जगह पर नहीं मार पाएगा, कुल्हाड़ी एक जगह पर नहीं मार पाएगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि पेड़ नहीं टूटेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही इतना ज्यादा करना पड़ेगा कि बेटा एक बार लग जाए, कहीं भी लग जाओ, टूट जाए। मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा, बताओ। हाँ जी यस सर। तो इस चीज को भी बेटा मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज, avalanche breakdown voltage increases because due to increase in temperature, randomness increase. As a result, effective collision decrease. इससे क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज हो जाएंगे। सो मुझे बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? इसीलिए बेटा एक छोटी सी बात और सुन लीजिएगा। देखो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से जीनर वोल्टेज घट रही है ना बेटा, तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव कहता हूं। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव का मतलब क्या बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम करनी पड़ रही है, तो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन अगर बात करूं एवलांचे ब्रेकडाउन की, तो इसमें बेटा टेम्परेचर को बढ़ाने से मेरे को एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ रही है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो गया, बताना बेटा प्लीज। हाँ जी पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इस चीज को भी बेटा एक बार आप समझिए प्लीज। बताओ क्या आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बताओ। Yes. अब बेटा एक छोटा सा चीज और देख लो बस, लास्ट पॉइंट। इधर मैंने एवलांचे लिया था और इधर मैंने जीनर दिया था।
तो बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा कि रिवर्स बाइस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बेटा हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट स्लो स्लो इंक्रीज कर रहा है, एंड देन बेटा आपका ब्रेकडाउन हो गया। देन क्या हो गया बेटा, आपका ब्रेकडाउन हो गया। इस वोल्टेज को बेटा एवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह देते हैं, क्योंकि एवलेंच ब्रेकडाउन में हो रहा है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ये किस में होगा मेनली बेटा, नॉर्मल डायोड के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जीनर की, जीनर डायोड के केस की, अगर मेरे पास क्या है, जीनर डायोड, तो ध्यान से सुनना क्या होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस वोल्टेज पे क्या हो गया, जीनर ब्रेकडाउन हो गया। जीनर ब्रेकडाउन क्या हो गया बेटा, जीनर ब्रेकडाउन। अब अगर आपने क्या किया बेटा, वोल्टेज को फर्दर बढ़ाया, तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा बेटा कि आपका दोबारा इस चीज का क्या हो जाएगा, इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूं, एवलेंच ब्रेकडाउन हो जाएगा। एवलेंच ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझना इस बात बेटा, स्टार्टिंग में वोल्टेज आपने रिवर्स बढ़ाई, जीनर के केस में बता रहा हूं, तो जीनर ब्रेकडाउन हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। जीनर ब्रेकडाउन से बेटा आपका करंट इंक्रीज कर दिया। अब बेटा इस पॉइंट तक तो जीनर ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन आपने वोल्टेज को बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, तो बेटा अगर आपका ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपका एवलेंच ब्रेकडाउन हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि जो जीनर डायोड है उसके अंदर जीनर ब्रेकडाउन भी होता है, और अगर वोल्टेज को आप फर्दर इंक्रीज करते चले गए तो एवलेंच ब्रेकडाउन भी होता है। तो बेसिकली एवलेंच ब्रेकडाउन कहां कहां पॉसिबल है, ये आपका नॉर्मल डायोड में भी पॉसिबल है और ये आपका जीनर डायोड में भी पॉसिबल। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जीनर डायोड में कोई शक्ति है कि आप कितनी भी रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाओ डायोड ब्रेकडाउन ही नहीं होगा परमानेंट उसका। बेटा एक ऐसा समय तो आएगा, वो तो हर एक का एक्सट्रीम आता है कि अगर बहुत ज्यादा रिवर्स बाइस वोल्टेज कर दोगे तो आपका परमानेंट ब्रेकडाउन हो जाएगा। जीनर में भी परमानेंट ब्रेकडाउन होता है, लेकिन बेटा वो हाई वोल्टेज पे होता है। इसीलिए बेटा मैं ऑपरेट सिर्फ उसको किस में करवाता हूं, इस रीजन में ऑपरेट करवाता हूं, ताकि सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा, आपका जीनर ब्रेकडाउन हो, ताकि ये यूजफुल हो जाए। अगर मैंने वोल्टेज को इससे ज्यादा कर दिया तो बेटा आपके एवलेंच ब्रेकडाउन जीनर डायोड के अंदर भी हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी की अगर 5 वोल्ट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो बेटा ये 5 वोल्ट या 6 वोल्ट से क्या मिलेगी बेटा, बड़ी ही मिलेगी। मेरी बात समझे, किसी की अगर 10 वोल्ट जीनर डायोड वोल्ट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो एवलेंच 10 से बड़ी ही मिलेगी। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बताओ पहले यहाँ वाले पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। Yes, sir. तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि एवलेंच ब्रेकडाउन किस किस में होता है, बताना बेटा, बताना शाबाश। एवलेंच ब्रेकडाउन किस किस के अंदर होता है, हाँ जी, नॉर्मल डायोड में भी और जीनर डायोड। जीनर डायोड में भी होता है। जीनर डायोड में पहले कौन होता है, जीनर ब्रेकडाउन, जो आपका टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर वोल्टेज को और बढ़ाते चले जाओगे और बढ़ाते चले जाओगे तो बेटा वहां पर भी एवलेंच ब्रेकडाउन के चांस होते हैं। क्लियर, बताओ बेटा ये चीज समझ में आई, हाँ जी। यस सर। और बेटा एक चीज और देखिएगा, ये जो जीनर ब्रेकडाउन के समय में जो हमें कर्व मिलती है ये शार्प होती है बेटा, शार्प। और ये जो कर्व एवलेंच में मिलती है ये लेस शार्प। शार्प का मतलब बेटा, शार्प का मतलब करंट एकदम इंक्रीज करता है। ठीक है बेटा, कम वोल्टेज बढ़ाने से करंट एकदम इंक्रीज करता है, तो ये वेरी शार्प होती है। और ये थोड़ी सी बेटा लेस शार्प होती है। अगर आप और गहराई में जाओ तो ये चीजें भी पढ़ सकते हो। तो ये था बेटा मेनली आपका एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन जो मैंने केस समझा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि किसी जीनर डायोड जीनर की जो आपकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है,
तो उसकी एवलेंच ब्रेकडाउन कितनी होगी, बताना बेटा। Greater than 12, sir. यस, 12 से बड़ी, 12 या 13 से बड़ी मिलेगी। तो बेटा अब वो चीज आपकी शायद क्लियर हो गई होगी कि मैंने ये बात क्यों लिखवाई, कि अगर 5 वोल्ट के करीब आपकी जिनर वोल्टेज है तो ये क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन 6। लेकिन इन जनरल अगर बात कर लूं, अगर किसी की V1 जिनर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो ये ग्रेटर देन क्या होगी बेटा, V1 हो। बताओ बेटा, क्या ये केस क्लियर है आपको? हाँ जी, बताओ बेटा प्लीज। Yes, sir. समझ में आ गया आपको ब्रेकडाउन का पूरा अच्छे से केस? Yes, अब sir. बेटा हमें एवलेंच ब्रेकडाउन नहीं करना है, मतलब जो रिवर्स बाइस वोल्टेज है बेटा, वो एवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज से तो कम ही रखनी है। क्यों? क्योंकि एवलेंच ब्रेकडाउन हो गया तो बेटा डायोड आपका खराब ही हो जाएगा। तो हमें जो रेंज रखनी है रिवर्स बाइस वोल्टेज की, वो कहीं ना कहीं इस जिनर ब्रेकडाउन के इर्द गिर्द रखनी है। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है यहां तक? चल, सो फाइनली बेटा हमने इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया और फाइनल कंक्लूजन मेरे बेटा आप दोगे। फाइनल कंक्लूजन आप दे दो बेटा आज, कि फॉरवर्ड बाइस के केस में बताना बेटा। मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूं बेटा, ये 1 मिनट रुकना जरा। ओके, तो फॉरवर्ड बाइस के केस में कुछ इस तरीके से आया बेटा, बताओ। कर वैसी आई है ना बेटा, दिस इज द आई फॉरवर्ड, दिस इज वी फॉरवर्ड, और ये वैल्यू लगभग बेटा कितनी होती है बताना? We knew. 0.7 या 0.7. वी न्यू लिखते हैं सब बेटा, क्योंकि इन जर्नल लिखते हैं हम तो वी न्यू। और इधर गया बेटा आपका रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। बेटा इस करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पियर्स में होता है, इसका बेटा माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ये वोल्टेज वोल्ट में होती है, ये वोल्टेज भी वोल्ट में होती है। क्योंकि दिखाना ग्राफ करो के अंदर बेटा ये चीजें जरूर दिखाया करो। ये करंट किधर से किधर है बेटा, P to N है। ये करंट किधर किधर है बेटा, N to P है। ये क्या है बेटा, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है। ये क्या है बेटा, रिवर्स बाइस वोल्टेज। तो इसकी अगर मैं कर्व बनाऊं, क्योंकि ये इधर बेटा 0.7 के लगभग था, तो 5 वोल्ट के लगभग इधर ही आएगा। तो इस प्रकार के होगा, और इसको बेटा हम VZ कहते हैं, दैट इज द जिनर ब्रेकडाउन। बताओ बेटा ये समझ में आई क्या बात आपको? हाँ जी, बताओ बेटा ये करो समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, अगर इस वोल्टेज Yes, को sir. रिवर्स को हम जिनर से भी ज्यादा कर दे, बहुत ज्यादा, तो एवलेंच भी हो जाएगा, लेकिन एवलेंच हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए सिर्फ इस कर्व को बेटा हम इतना ही समझते हैं। क्लियर? बताओ बेटा एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ Yes, जी। sir. अब बेटा 1 मिनट के लिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम और बना दो, या फिर इसके अप्रोक्सीमेट कर्व और बनवा दो। सो अगर मैं बात करूं बेटा अप्रोक्सीमेट का, अप्रोक्सीमेशन, तो दिस इज द करंट इन मिली एम्पियर फ्रॉम P to N, this is the V forward bias voltage, this is the V reverse bias voltage, this is the current in microampere from N to P। अप्रोक्सीमेट करो बेटा ये है कि जब वोल्टेज आपकी V न्यू से कम है तो आपका करंट बहुत स्मॉल है। इस करंट को बेटा नियरली कितना मान लोगे, बताना बेटा। हाँ जी, 0। V न्यू से नीचे इस करंट को कितना मान लोगे, 0। और इससे ऊपर बेटा आप ये मान लोगे, आप देख सकते हो करंट एकदम बढ़ रहा है, वोल्टेज बहुत कम बढ़ रही है, तो वोल्टेज को आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लोगे। तो ये करो बेटा आपकी कुछ इस तरीके से आ गई, सीधा अप्रोक्सीमेट कर।
और अगर मैं बात करूं बेटा रिवर्स बाइस में, तो VZ से पहले जो करंट की वैल्यू है बेटा वो बहुत छोटी है रिवर्स करंट की, तो उस वैल्यू को भी आप 0 मान लोगे। और इस VZ के बाद आप देख पा रहे हो कि करंट आपका एकदम इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज बहुत कम बढ़ रही है, तो वोल्टेज को आप कांस्टेंट मान लोगे। तो ये बेटा आपने एक अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किया, आपने एक अप्रोक्सीमेट कर्व बनाई। बताओ बेटा ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी Yes, sir. बताओ बेटा। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट कर्व ऑफ द जेनर डायोड। जेनर डायोड की अप्रोक्सीमेट कर्व बेटा ये बन गई। तो अब इससे कंक्लूजन क्या है बेटा, प्लीज नोट करो एक बार इस चीज को। हाँ जी बेटा प्लीज नोट करो इस चीज को। हो गया सर। ओके सो इसका कंक्लूजन ये आया बेटा, जो अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये डायग्राम आपको हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व करवाएगा बेटा। कि आपकी अप्रोक्सीमेट कर्व कुछ इस तरीके से आई थी। दिस वैल्यू इज V न्यू एंड दिस वैल्यू इज कितनी बेटा बताना? Sir, VZ. VZ। ये फॉरवर्ड करंट था P12। मैं लिखते समय बिल्कुल आलकस नहीं करता, आप जितनी बार ज्यादा लिखोगे उतना ही आपका हाथ अच्छा बैठेगा। N2P ये फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज और ये रिवर्स बाइस वोल्टेज। अब देखेगा बेटा इक्विवेलेंट सर्किट, ये एक डायोड था और इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया था। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब बेटा बताओ जल्दी से। V को P हाई पोटेंशियल पे और N को बेटा लो पोटेंशियल पे। तो अगर ये वोल्टेज ये जो V है बेटा, ये वोल्टेज V न्यू से कम है, तो बताओ बेटा करंट कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा बताओ करंट कितना आ रहा है? 0। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. करंट 0 का मतलब मैं इस डायोड को रिप्लेस करवा सकता हूं किससे बेटा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। ओपन वायर सर। ओपन सर्किट्स, ओपन वायर्स। भाई करंट 0 है तो डायोड को आप ओपन से रिप्लेस कर सकते हो। इस कंडीशन में डायोड क्या कहलाएगा बेटा? ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायोड ऑफ कहलाएगा। क्लियर बेटा? अगर ये फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज आपकी बड़ी है या इक्वल है V न्यू से, तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि करंट जो है वो तो वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली। देखो 0 से लेकर बढ़ा है एकदम, लेकिन वोल्टेज आपकी नियरली क्या रही बेटा? V न्यू फिक्स्ड रही। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले। करंट आपका वेरी कर रहा है लेकिन वोल्टेज आपकी देख सकते हो आपकी लगभग बेटा पूरी पे क्या करो पे फिक्स है। इसका मतलब आप डायोड को रिप्लेस करवा सकते हो किससे बेटा? एक बैटरी से। और जिस बैटरी का मान कितना होगा? V न्यू। P साइड बेटा हाई पोटेंशियल, N साइड आपका लो पोटेंशियल। इस कंडीशन में डायोड आपका ऑन कहलाएगा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डायोड ऑन कब होता है? व्हेन द वोल्टेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू V न्यू इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस। बताओ बेटा ये चीज नोट हुई आपकी? हाँ जी। हो गई सर। अगर हम बात करें इधर कि ये एक डायोड है, सॉरी डायोड की जगह जेनर डायोड ले रहे हैं, राइट? जेनर करना बेटा इस डायग्राम को। ये जेनर डायोड है और इसको आप रिवर्स बाइस कर रहे हो। बेटा रिवर्स बाइस का मतलब समझते हो? बैटरी अब की बार आपने उल्टी लगा दी। दिस V, इस समय आपको अगर V को हम पॉजिटिव मानते हैं
तो इधर आपने V को क्या कर दिया बताना बेटा, नेगेटिव कर दिया, तो रिवर्स बाइस कर दिया। दिस V इज द रिवर्स बाइस वोल्टेज। आप देख सकते हो N की साइड हाई और P की साइड लो। तो अगर ये वोल्टेज आपकी लेस देन है VZ से, मतलब ये जो रिवर्स वोल्टेज है बेटा इस VZ से कम है, तो बताना बेटा करंट इसमें कितना आ रहा है, इस पूरी कर्व में 0। और अगर करंट 0 है बेटा तो बताओ जल्दी से डायोड को, जेनर डायोड को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एक ओपन सर्किट। तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि यहां पर आपका जो जेनर है वो क्या है बेटा, ऑफ। जेनर इज ऑफ। क्लियर? बताओ चीज ये नोट हुई या नहीं हुई? हो गई सर। अगर ये रिवर्स वोल्टेज VZ से बड़ी है या बराबर है, तो आप देख पा रहे हो कि करंट तो बेटा आपका 0 से लेकर कुछ भी चेंज कर रहा है, बट द वोल्टेज रिमेन फिक्स। बट द करंट क्या कर रहा है, 0 टू I मैक्सिमम वेरी कर रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है बेटा वो VZ हमेशा क्या है बेटा, फिक्स्ड है। इसका मतलब मैं इस जेनर डायोड को रिप्लेस कर सकता हूं किसके अंदर, बताओ बेटा जल्दी से, शाबाश, किसके अंदर? देखो बेटा P साइड पे लो पोटेंशियल है, तो P पे अब की बार लो करना, N पर हाई है, और कितनी बेटा ये वोल्टेज VZ। इसको कहते हैं बेटा, इस कंडीशन को, कि जेनर इज ऑन। जेनर इज ऑन कि आपने एक P, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको P की साइड लो पोटेंशियल लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो रिवर्स बाइस है, P की साइड क्या है बेटा, लो पोटेंशियल है, N की साइड क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो इन केस ऑफ द रिवर्स बाइसिंग P को आपको लो से और N को आपको हाई से रिप्लेस करना है, एंड द वोल्टेज इज VZ। बताओ बेटा बात समझ में आई? हाँ जी। Yes, sir. एक बात और छोटी सी स्किप कर गए कि जब ऑन होता है तो बेटा करंट किधर से किधर फ्लो करता है बताओ, फॉरवर्ड बाइस में। हाँ जी बेटा, P2N। P2N। तो एक करंट और दिखा दो बेटा इसमें, P2N। और बेटा रिवर्स बाइस में करंट है N2P. N2P। तो आप इस तरीके से दिखा दो, ठीक है बेटा? बताओ क्या आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया बेटा? क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इस डायग्राम पे बेसिस हैं। और ये डायग्राम कहां से आया बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व से आया। कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहां से आई बेटा, इसकी वर्किंग से आई। बताओ यस सर। कर दोगे? चलो यस सर। चलो शाबाश। तो ये बेटा पूरी इसकी कर्व थी कि किस तरीके से आपका ये डायग्राम बनता है और किस तरीके से ये कर्व बनता है। क्लियर? तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था बेटा आपका जेनर डायोड का। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। अब बेटा रूल क्या है, स्टेप्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, जो मेरे स्टेप हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, वो मेथड्स क्या हैं बेटा? तो स्टेप टू सोल्व न्यूमेरिकल्स, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुन लो। पहला स्टेप क्या है, अज्यूम, या इस तरीके से लिखते हूं मैं, देखना, इफ Zener diode is forward bias। अगर Zener diode forward bias है तो क्या अज्यूम कर दो बेटा, अज्यूम Zener diode is on। Zener diode को ऑन मानना मतलब बेटा बताना जल्दी से मेरे को। हाँ जी, फॉरवर्ड बाइस में ऑन मानने का मतलब क्या बताया था बेटा, P की साइड हाई बैटरी और बैटरी कितनी, V न्यू, और करंट बेटा P2N। P2N। फाइंड द करंट।
और क्या कर लो बेटा, फाइंड द करंट। इफ करंट इज पॉजिटिव, अवर अजम्पशन इज, बताना बेटा। हाँ जी, ट्रू। ट्रू, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड इफ करंट इज नेगेटिव, अवर assumption इज wrong, that is कि आपका जो डायोड है, that is Zener डायोड is ऑफ, नेगेटिव या फिर जीरो। अगर नेगेटिव या जीरो आ गई तो इसका मतलब अज्यूम जो हमने किया वो गलत है, इसका मतलब Zener डायोड ऑफ है। और अगर Zener डायोड ऑफ है तो उसको किससे रिप्लेस कर दो, बताना बेटा। हाँ जी, ओपन लूप से। बताओ बेटा, अगर ऐसा कंडीशन है कर लोगे ना। नाउ अगर Zener आपको रिवर्स बाइस में दिखे, इफ Zener डायोड इज इन रिवर्स बाइसिंग, बेटा ये आपने काम कर चुके हो, तो अगेन अज्यूम कर लो, अज्यूम Zener इज ऑन। और बेटा रिवर्स बाइस में ऑन जब मानते हैं तो जल्दी से देखकर बताना बेटा, डायोड को किससे रिप्लेस करवाते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। यस, एक बैटरी से जिसकी पोलरिटी उल्टी होती है, और वोल्टेज P2P VZ और करंट N2P। बेटा N2P। नाउ अगेन फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। इफ करंट इज पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा अजम्पशन क्या है बताओ। हाँ जी बेटा, अजम्पशन इज ट्रू, तो न्यूमेरिकल हमने बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर आपका करंट बेटा नेगेटिव या जीरो आ जाता है तो अब जो अजम्पशन गलत, मतलब जो Zener हमने ऑन माना है वो ऑन नहीं है, मतलब वो क्या है, ऑफ है। एंड इफ करंट इज नेगेटिव या फिर जीरो, देन अवर assumption इज, क्या बताना बेटा, रॉन्ग, दैट इज Zener ऑफ, Zener ऑफ। ये वर्किंग रूल है बेटा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। दोबारा समझ लो मैं जो बात कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखो कि Zener फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस, बात खत्म। अगर वो फॉरवर्ड बाइस दिखे तो भी ऑन मान लो, लेकिन फॉरवर्ड बाइस में जब ऑन मानते हैं तो कैसे रिप्लेस करते हैं बेटा, P की साइड हाई, N की साइड लो, और बेटा आपको उसको V न्यू बैटरी से रिप्लेस करवा देना है, करंट को P to N फ्लो करवा देना। अब वो न्यूमेरिकल में नेटवर्क थ्योरी लगा के करंट निकालो। अगर करंट पॉजिटिव आता है हमारी अजम्पशन सही है, अगर करंट नेगेटिव या जीरो आता है हमारी अजम्पशन गलत है, मतलब Zener ऑफ है। Zener ऑफ का मतलब उस Zener को ओपन लूप से रिप्लेस करवा दो। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिखे कि Zener डायोड रिवर्स बाइस में है तो अज्यूम कि Zener इज अगेन ऑन। और आपको बताया था मैंने कि रिवर्स बाइस के अंदर बेटा ऑन की स्थिति कब आती है, जब मैं डायोड को रिप्लेस करवाता हूं उल्टी बैटरी से बेटा, P की साइड लो और N की साइड हाई, और करंट किधर बेटा, N2P। अगेन बेटा सर्किट में लूप को सोल्व करके करंट निकालो। अगर करंट आपका पॉजिटिव, अजम्पशन सही, करंट नेगेटिव, अजम्पशन रॉन्ग। बताओ बेटा बात समझ में आई? हाँ जी, यस सर। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा है? अरे बता दो तेज तो नहीं हो रहा है, मैं स्लो हो जाऊंगा। नो सर। ओके, क्योंकि बेटा ये चीजें आपने शायद एक बार पढ़ रखी है ना, मैंने क्लास में भी करवाया था ना बेटा इन चीजों को। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कर दो, फिर आज बस एक ही क्वेश्चन करवाएंगे इससे रिलेटेड। आज थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको आप पचाना है आपको थोड़ा सा, तो आपको आज जल्दी छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस।
ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ बेटा, रुकना, रिलैक्स होके बैठ जाओ बिल्कुल। एक क्वेश्चन करवाता हूँ अच्छा सा आपको बस। सोलह वोल्ट की बैटरी है, 1 किलो ओम का रेजिस्टर है। जीनर पे काफी क्वेश्चन हम कल कर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत काम अभी जीनर में मेनली क्वेश्चंस का बचा है, थ्योरी पूरी हो चुकी है। जीनर अच्छा टॉपिक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं। ये लोड रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1.2 किलो ओम। गिवन क्वेश्चन में VZ है 10 वोल्ट, और बेटा एक चीज और दे रखी है कि जो पावर है जीनर के अक्रॉस मैक्सिमम वो 30 मिली वोल्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ यूज होता है इस पावर का। फाइंड करना है बेटा, फाइंड ये R रेजिस्टेंस है, या वोल्टेज अक्रॉस द लोड, वोल्टेज अक्रॉस द जीनर, वोल्टेज अक्रॉस द R, करंट अक्रॉस द R, करंट अक्रॉस द RL, करंट अक्रॉस द जीनर एंड पावर अक्रॉस द जीनर। ये आपको 7 चीजें बेटा इसमें फाइंड आउट करके लेकर आनी है। चलो ट्राई करते हैं बेटा, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन कौन करवाएगा क्वेश्चन को, बताओ बेटा। हाँ जी, कौन करवाएगा बताओ। कंपटीशन होना चाहिए कि हम करवाएंगे। रोल नंबर 34, रोल नंबर 30 करें बेटा इस क्वेश्चन को। ये बताओ जीनर आपका फॉरवर्ड वाइस में दिख रहा है, रिवर्स वाइस में? रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में। तो क्या मानने बेटा, अजूम क्या करके चले बताओ जल्दी से। बैटरी से रिप्लेस। हाँ, बैटरी कैसी बेटा, एन की साइड पॉजिटिव, हाँ हाई, और इसके साइड बेटा लो। और कितनी बेटा, VZ, VZ मतलब 10 वोल्ट, राइट बेटा। हाँ जी, और करंट बेटा N2P। ऐसा ही बनेगा ना बेटा इक्विवेलेंट सर्किट, बताओ। यस सर। और ये आपका RL हो गया, और ये आपका 16 हो गया, और ये आपका RL की वैल्यू 1.2 किलो ओम हो गई, और ये बेटा R की वैल्यू आपकी 1 किलो ओम है। अब चलो बेटा इसको सोल्व करें। कैसे सोल्व करें बेटा इस क्वेश्चन को, कैसे वैल्यूज निकालें बताओ बेटा। ये IRL है, ये IR है। रेफरेंस को कितना ले ले बेटा, 0। तो यहाँ पर कितना हो गया बताना 16 है बेटा, 16 सर। 16, और यहाँ पर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। यहाँ पर बेटा यहाँ पे 10 सर। 10, वेरी गुड बेटा। तो अगर मैं करंट निकालू IR, तो IR की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बताना। 16 माइनस 10 by 1 कितना हो गया बेटा, 6 मिली एम्पीयर। 6 मिली एम्पीयर। अगर बात करूं बेटा मैं IRL की, तो कितना हो गया बताना, 10 by 1.2। कितना है बेटा 10 by 1.2 बताना, कोई बच्चे ने निकाला हो तो। 8.30 8.3। अगर बेटा इस A पॉइंट के ऊपर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओगे? हाँ जी, क्या IR इज इक्वल टू IZ plus IRL। IZ प्लस IR। तो यहाँ से IZ की वैल्यू बेटा 6 minus IR माइनस IRL, तो 6 माइनस 8.3। बेटा ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब बताना बेटा, नेगेटिव मतलब यस, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो डायोड को क्या करो बेटा, बताओ जल्दी से, ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। तो बेटा एक बार म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप। सो अगर ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, बताओ बेटा आपको यहां तक नोट हो गया, तो मैं आगे चलूं थोड़ा। हाँ जी बताओ। यस सर। ओके, तो अगर मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस करूं तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया बेटा, 16 वोल्ट रजिस्टर, और इसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। यहां पर तो था बेटा आपका जेनर,
तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इस आर की वैल्यू आपकी 10 थी और इस आर एल की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1.2 किलो ओम थी, राइट? बताओ बेटा यही थी क्या? हाँ जी। यस सर। तो अब अगर बेटा इसमें अगर हम करंट निकालना चाहें तो बताओ बेटा करंट कितना आएगा फिलहाल? बताओ ओपन से रिप्लेस करने के बाद वोल्टेज कितनी है बेटा? 16 और रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? 10 प्लस 1 पॉइंट, दैट इज 11.2। बताओ बेटा कितना आया? बताओ बेटा करंट कितना आया? 1.4 सर। 1.4 मिली एम्पियर, राइट? यस सर। तो इसका मतलब बेटा यहां से करंट आपका 1.4 मिली एम्पियर आ रहा है और यही करंट बेटा आगे आपका 1.4 मिली एम्पियर जा रहा है। तो सर ये 1 के था ना? 1 के था, 10 के नहीं था ना? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, पहले बताना था बेटा 1 के। तो अगर 1 के था तो काफी कुछ बदलेगा। नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 2.2। अब बता दो बेटा। 6.4 सर। 6.4 मिली एम्पियर। ओके, तो 6.4 और ये भी 6.4 मिली एम्पियर। तो बेटा अगर आपसे पूछे करंट अक्रॉस आर कितना होगा तो कितना होगा बताना? 6.4 मिली एम्पियर। कोई आपसे पूछे करंट अक्रॉस आर एल कितना होगा बेटा, तो यही तो करंट आगे जा रहा है, तो 6.4 मिली एम्पियर। कोई आपसे पूछे करंट अक्रॉस द जीनर कितना होगा बताना बेटा? हाँ जी बताना बेटा प्लीज। 7.2 आएगा सर वो। कहाँ? 16 को डिवाइड करो 6.4 की जगह। बेटा, बताओ ना, 16 को डिवाइड करो या 2.2 से कैलकुलेट। 7.2 आएगा। तो यार कोई 6.2 बता रहा है, बताओ कितना आएगा बताओ लास्ट? 7.2 मिली एम्पियर। तो ये आ गया 7.2 मिली एम्पियर और इधर से आ गया 7.2 मिली एम्पियर। तो आई आर आया 7.2 मिली एम्पियर, आई आर एल आया 7.2 मिली एम्पियर। बताओ बेटा जीनर को हमने ओपन माना है तो जीनर में करंट कितना? बताओ शाबाश। हाँ जी, 0। जीरो। कोई आपसे पूछ ले वोल्टेज अक्रॉस आर एल कितनी? हाँ जी बेटा बताओ। तो करंट अक्रॉस आर एल कितना है? 7.2। इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 1.2। कितना है बताना बेटा? बताओ शाबाश। 8.6। 8.6 वोल्ट। कोई पूछ ले वोल्टेज अक्रॉस आर तो बताना बेटा। हाँ जी, वोल्टेज अक्रॉस आर। अरे यार 7 पॉइंट कुछ आएगा ना, 2 आएगा, कितना आएगा? बेटा 8.6 आता है, 7.2 को 1.2 से करोगे तो। यस सर। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस आर अगर करोगे तो कितना आ रहा है बेटा बताना जल्दी से। हाँ जी, अरे यार आई इंटू आर 7.2 ही आएगा। 7.2 आएगा। अब हालांकि आपने एक बात देखी होगी कि 8.6 और 7.2 को करते हैं, सम अप जब हम करते हैं बेटा, तो आपका रिजल्ट मेरे ख्याल से 15.8 आ रहा है। लेकिन वोल्टेज आप 16 वोल्ट लगा रहे हो, तो सर ये 0.2 कहाँ चली गई? तो बेटा ये हम एक्चुअली में अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया ना बेटा, डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब वो करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखो बेटा, आपने बिल्कुल एक अप्रोक्सीमेशन तो यूज किया बेटा, ये करंट आपका बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन रियलिटी में ये करंट बिल्कुल जीरो नहीं होता, कुछ मिनिमम वैल्यू इस करंट की फ्लो करती है। तो बेटा उस अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये आपका थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो इस गैप में कोई दिक्कत नहीं है, इस गैप को आप बेशक अज्यूम कर सकते हो। तो ये 7.2 हो गया और ये 8.6 हो गया। बताओ बेटा समझ में आया गैप क्यों आया? मैंने आपको एक बार बात बताई थी बेटा, जितने वोल्टेज यहाँ अप्लाई करते हैं उतने ये यहाँ पर आनी चाहिए। बताया था ना बेटा ये बात, एनर्जी कंजर्वेशन। यस सर। लेकिन अब आप कहोगे सर थोड़ा गैप आ रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है पता लग गया? क्योंकि बेटा हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, हम डायोड की कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए बेटा ये गैप आपको नजर में आ रहा है। क्लियर? अब अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, वोल्टेज अक्रॉस द जीनर बता दो कितनी होगी?
वोल्टेज अक्रॉस द जीनर कितनी होगी? 8.6. 8.6 सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने कहा था कि जीनर यहां पर लगा हुआ है, तो जीनर अगर यहां पर लगा हुआ है तो इसके पैरेलल में वोल्टेज देखो यहाँ कितनी आ रही है 8.6, तो इसके अक्रॉस भी 8.6 वोल्टेज आएगी। मेरी बात समझ में आई बेटा? बताओ समझ में आई नहीं आई? हाँ जी। कई बच्चे इसको जीरो कर देते हैं, तो वो गलत है बेटा, जीरो नहीं होगी, ये 8.6 वोल्ट होगी। अगर पूछे पावर अक्रॉस द जीनर, पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज। अब जीनर में करंट जीरो है तो पावर अक्रॉस द जीनर भी कितनी आएगी बेटा? जीरो आएगी। बताओ बेटा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। ओके वेरी गुड। रश्मि क्वेश्चन सोल्व हुआ? यस सर। चलो शाबाश। जल्दी से ये निकालना एक बार। 16 वोल्ट 1 किलो ओम, जीनर 3 किलो ओम। जीनर की वोल्टेज है, जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट। जल्दी से सब कुछ निकालो जो पूछा था मैंने। ये RL है, ये R है, तो करंट अक्रॉस RL, करंट अक्रॉस R, करंट अक्रॉस जीनर, वोल्टेज अक्रॉस RL, वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस जीनर, पावर अक्रॉस जीनर। सारी चीजें बेटा आपको निकाल कर लेकर आनी। चलो करें, कौन करवाएगा? हाँ भाई, रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 यस सर। करें। बताओ जीनर जी। को क्या मान, रिवर्स बाइस में फॉरवर्ड बाइस में? पहले तो ये बताओ। रिवर्स बायस। रिवर्स बाइस कैसे मानते हैं बेटा? रिवर्स बाइस में बताओ। एन की साइड हाई, पी की साइड बेटा लो। अरे ऐसा है नहीं है? हाँ जी सर। एनर्जी के साथ बोलो बेटा, एनर्जी। ये आपका 16 वोल्ट हो गया, ये आपका 10 वोल्ट हो गया, ये 3 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है। बताओ बेटा रूल लगाओ कुछ। रेफरेंस को कितना मान लूं? 0 0 0। 0। यहाँ की कितनी होगी बेटा? 16। यहाँ 16। कितना हो गया? 10। यहाँ कितना हो गया? 10। 10। ये करंट निकालना बेटा। IR is equal to 6 milliampere। 6 मिली एम्पियर। वेरी गुड बेटा। कैसे? 16 माइनस 10 बटे 1, 6 मिली एम्पियर आ गया। शाबाश। अब बेटा ये करंट बताओ जल्दी से। 10/3 कितना है? 10/3। कितना है 10/3? 3.3 है बेटा। यस सर। 3.3 मिली एम्पियर। तो जीनर में करंट किधर बेटा? N2P। तो आपने इक्वेशन बनाई होगी IR इज इक्वल टू I जीनर प्लस IRL। तो जीनर करंट कितना आया? IR माइनस IRL। तो 6 माइनस 3.33, तो कितना आ गया बेटा? ये बताओ जल्दी से। 2. हाँ बेटा 77। 77। ये है ना बेटा मिली एम्पियर। ये पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब अजम्पशन बिल्कुल क्या है बेटा? ट्रू। सही है। यस, अजम्पशन जो आपकी आई बेटा वो क्या है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि करंट आपका पॉजिटिव आ गया। बता दो बेटा वोल्टेज अक्रॉस RL। बताओ शाबाश। 3.3 into 3। हट, ये 10 वोल्टेज। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, वैसे भी कर रहे हो, लेकिन आप तरीका समझो ना बेटा। ये अगर 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितनी होगी? 10 वोल्ट होगी। 10 वोल्ट होगी। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नो सर। वोल्टेज अक्रॉस R बताओ। इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट। बेटा 16 अप्लाई कर रहे हो, 10 यूज हो गई तो बच गई कितनी? 6 वोल्ट। लो बेटा सब कुछ निकाल दिया। जीनर वोल्टेज और बता दो बेटा VZ। 10 वोल्ट है सर। 10 वोल्ट है। वेरी गुड बेटा। और पावर अक्रॉस जीनर बेटा करंट इनटू वोल्टेज। करंट है 10,
वोल्टेज करंट नहीं, वोल्टेज है 10, करंट है 2.77। देखो बेटा कितना आया, 27.7 27.7 मिली milliwatt. वाट। दिस इज द पावर अक्रॉस द जेनर। बताओ बेटा, क्वेश्चन सोल्व हुए? हाँ जी। हाँ जी सर। निशा, निशा एक बच्चा है, उसको समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, सो ये बेटा जीनर का कॉन्सेप्ट था और जीनर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा आपको जीनर के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूंगा। अभी तो मैंने डीसी अप्लाई किया है, फिर मैं एससी अप्लाई करूंगा और फिर आपको जीनर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बेटा जीनर के यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप प्लीज एक बार पढ़ लें। संडे के लिए आप टेस्ट के लिए अगेन तैयार हो जाओ, जिसमें जीनर का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, वहां मैं कोई एसी सिग्नल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना जितना मैंने आज पढ़ाया है इतने तक आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब 3 दिन आप अपने नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिएगा और टेक रेस्ट एंड संडे को बेटा टेस्ट के लिए अगेन तैयार हो जाए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, बताओ कोई डाउट हो तो।